नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कमलनाथ की मौजूदगी में प्रेमचंद गुड्डू थामेंगे कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वह रविवार दोपहर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। उपचुनाव में वह सांवेर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी को लेकर विधायकों में नाराजगी थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की सहमति के बाद नाराज विधायक भी राजी हो गए। उपचुनाव के ठीक पहले प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने को भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद बीजेपी के कुछ और नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बमोरी से बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से फोन पर बात की है। बमोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उनकी कमलनाथ के साथ चर्चा हुई है। केएल अग्रवाल शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट से नेताओं की घर वापसी होने लगी है। करीब 30 साल तक कांग्रेस में रह रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब वही प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से 9 फरवरी को ही इस्तीफा दे दिया था। प्रेमचंद गुड्डू ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वह उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में बीजेपी संगठन ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब देते हुए प्रेमचंद गुड्डू ने एक चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजी है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि वह बीजेपी से 9 फरवरी को ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें उन्होंने एक बार फिर सिंधिया और सिलावट पर निशाना साधा है। प्रेमचंद ने पत्र में लिखा था कि वे फरवरी में ही यह समझ गए थे कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी, ऐसे वक्त में भी जब पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था। इस राजनीतिक उठापटक में उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यह 1962 नहीं है, चीन की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की चीन को 2 टूक। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चीन को भारतीय सीमा में घुसने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि नई दिल्ली बीजिंग की धमकी के विरोध में पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने सीमावर्ती तनाव में कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चीन की किसी भी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा यह 1962 नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर चीन ने डराने धमकाने वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फेसबुक लाइव सत्र के दौरान कोलकाता के निवासी के सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और चीन को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हम किसी राष्ट्र से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने चीन से आग्रह किया कि वह अपने तरीके से सुधार करे और भारत से बात कर मसले को हल करें। अमरिंदर सिंह ने कहा हम किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि स्थिति में सुधार हो, लेकिन अगर वे इस तरह व्यवहार करते रहे तो हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। सिंह ने कहा कि चीन भारत को सीमा के पास किसी भी प्रकार का निर्माण करने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि जब वे हमारे क्षेत्र अक्साई चीन के अंदर सड़क बनाते हैं और हमारी आपत्ति नहीं सुनते हैं, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र के अंदर सड़क बनाते हैं तो वे आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। पाकिस्तान को भी चेताया। कैप्टन पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी दी जो पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में ड्रोन और अन्य साधनों के माध्यम से सीमा पार से आतंकवादियों, हथियारों और मादक पदार्थों को धकेलकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा एक मजबूत त्रिस्तरीय सुरक्षा संरचना जिसमें बीएसएफ, पंजाब पुलिस और भारतीय सेना शामिल थी 24 घंटे पाकिस्तान के साथ सीमा की निगरानी और सुरक्षा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने हाल ही के महीनों में 32 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 200 से अधिक हथियार जब्त किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से किराना दुकानदारों पर संकट, 7 लाख दुकानें बंद होने का खतरा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दिग्गज कंपनियों की हालत पतली कर दी है, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार भारत के छोटे किराना दुकानदारों पर पड़ी है। एक आकलन के मुताबिक देश करीब 7 लाख छोटी किराना की दुकानें अब हमेशा के लिए बंदी के कगार पहुंच चुकी है। यह दुकानें घरों या गलियों में हैं। इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, उनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी है।
क्यों बढ़ी चुनौती? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ छोटे किराना दुकानदार हैं। इसमें से करीब 6 से 7% सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, यानी इनके पास आने जाने के लिए अपना कोई साधन नहीं है। सार्वजनिक परिवहन नहीं चलने से यह अपनी दुकान पर जाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में पिछले 2 माह से अधिक समय से इनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। दोबारा खुलना मुश्किल। लॉकडाउन हटने के बाद भी छोटे किराना दुकानदारों के लिए राह आसान नहीं है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि नकदी की किल्लत और ग्राहकों की कमी इनके लिए बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर किराना दुकानदारों को थोक व्यापारी या उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां 7 से 21 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते की उधारी पर माल देती हैं। अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होने से सभी डरे हुए हैं, जिसकी वजह से उधार पर माल मिलना मुश्किल होगा। साथ ही इन दुकानों के ज्यादातर खरीदार प्रवासी थे जो अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में इन दुकानों का दोबारा खुलना बहुत मुश्किल होगा। बड़ी कंपनियों को भी होगा नुकसान। छोटी किराना दुकानें बंद होने से बड़ी कंपनियों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। निल्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल किराना उत्पादों की बिक्री में मूल्य के हिसाब से छोटी किराना दुकानों की हिस्सेदारी 20% है। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि इन दुकानों पर दूध, ब्रेड, बिस्किट, साबुन, शैम्पू और शीतल पेय पदार्थों के साथ रोजमर्रा के कई उत्पाद बिकते हैं जो ज्यादातर बड़ी कंपनियां बनाती हैं। ऐसे में छोटी किराना दुकानें बंद होने से बड़ी कंपनियों पर भी असर पड़ना तय है। खंडेलवाल का कहना है कि यह चुनौती जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं अधिक गंभीर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट से जूझ रहे देश में मौसम का बदलता मिजाज भी संकट का दूसरा पर्याय बन गया है। कभी आसमान से बरसते आग के गोले तो कभी आंधी और बारिश। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 जून तक बारिश के साथ आंधी व तूफान का कहर जारी रहेगा। बता दें कि शनिवार से लेकर 2 जून तक लखनऊ के साथ ब्रज और रुहेलखंड के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा सामान्य व सामान्य से तेज गति से पूर्वी चलने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में शुक्रवार देर शाम पश्चिमी यूपी में अचानक मौसम बिगड़ गया था। तूफान के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग पेड़ गिरने से घायल हो गए। आगरा में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में आज से 2 जून तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसके साथ ही बारिश भी होगी। प्रदेश में इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ये जिले होंगे प्रभावित। यूपी में चल रही तपिश अभी चरम पर भी नहीं पहुंची थी कि कई जिले शुक्रवार को आंधी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। इस बदले मौसम की वजह से प्रदेश में तपिश विदा हो गई। शुक्रवार को प्रदेश में सिर्फ इटावा, बांदा तथा झांसी ही ऐसे जिले थे जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। बाकी किसी भी शहर में पारा 40 तक नहीं चढ़ सका। मुजफ्फरनगर में तो पारा 30 डिग्री तक ही आ गिरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन मोड में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उद्धव ठाकरे से एक हफ्ते में दूसरी बार की मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एक्शन मोड में है। ऐसा जान पड़ता है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल पावर के पास चला गया है। शनिवार रात शरद पवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ लंबी बैठक की। बैठक लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा चली और राज्य की मौजूदा राजनीतिक और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई। हालांकि राज्य में कोरोना के चलते बड़ी गंभीर स्थिति और राजनीतिक उठापटक की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुभवी शरद पवार सूबे की सियासत में फिर से अपना पावर दिखाने में सक्रिय हो गए हैं। चर्चा है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल एनसीपी के पास चला गया है। अब राज्य की राजनीति में पवार का पावर युग शुरू हो गया है। शरद पवार ने राज्य में असंभव को संभव करने के लिए अपने सभी कौशल और अनुभव का इस्तेमाल किया और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाए। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बार खुले तौर पर कहा है कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं। पवार ने स्पष्ट कर दिया कि सलाह लेने पर ही वह सलाह देंगे, लेकिन वर्तमान में कोरोना ने राज्य में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि महाविकास अघाड़ी में भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है
कि शरद पवार ने एक बार फिर अपने हाथों में रिमोट ले लिया है। शुरुआत से ही एनसीपी ने महाविकास गठबंधन से अपना वर्चस्व कायम किया है, इसलिए कांग्रेस को हमेशा लगता है कि उसे अलग थलग रखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी सक्रियता दिखाकर सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एनसीपी निर्णायक भूमिका में है। राज्य में कांग्रेस में बदलाव की संभावना है। निर्णय लेने की शक्ति राज्य में नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसने राज्य के नेताओं की अप्रभावी होने की तस्वीर बनाई है। राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि पवार इसका राजनीतिक लाभ उठाकर राज्य में एनसीपी की छवि को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने से ठीक पहले बगावत पर उतरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में रातों रात राजनीतिक भूकंप ला दिया था। शरद पवार ने इसे बहुत कुशलता से संभाला, विद्रोह को कुचल दिया और अजित पवार को वापस घर ले आए थे। इसलिए शरद पवार अब कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। कोरोना के संकट के समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की सलाह ले रहे हैं। यह कहा जाता है कि पवार एक तीर से कई शिकार करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने पूछा, इकोनॉमी चौपट हो रही है, सरकार में किस बात का जश्न? जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 2.0 को सत्ता पर काबिज हुए शनिवार को 1 साल पूरा हो गया है। आज तक के खास कार्यक्रम ई एजेंडा के सत्र यूपी है। असली युद्ध भूमि में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और यूपी में बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव किसान गरीब को जो उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी को खुद सोचना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ा है। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम के लेटर के किसान का दर्द लिखा जाना चाहिए। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। श्रमिक आज पैदल चल रहे हैं और उन्हें छोड़ दिया गया है। वो सड़क पर मर रहे हैं। आज जितनी बसें हैं, अगर वो चला दी जाती तो आज किसी को पैदल नहीं चलना पड़ता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश 2022 में शिवपाल को देंगे वॉक ओवर। जसवंत नगर सीट पर सपा नहीं लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच दुश्मनी की बर्फ पिघलने लगी है। अखिलेश ने शिवपाल की विधायकी को बचाने के बाद अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वॉक ओवर देने के संकेत दिए हैं। सपा प्रमुख ने आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में कहा है कि जसवंत नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अखिलेश यादव ने साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में 2022 में छोटे दलों के साथ एडजस्टमेंट करेगी, उन्हें साथ लेकर चलेगी। चाचा शिवपाल यादव के साथ संबंधों को लेकर भतीजे अखिलेश ने कहा कि यह बात साफ है कि सपा जसवंत नगर सीट पर अपना कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। शिवपाल यादव इसी जसवंत नगर सीट से विधायक हैं और 2022 में भी वो संभवतः इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाल ही में सपा के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गुरुवार को शिवपाल की सदस्यता समाप्त करने के लिए दी गई याचिका को वापस कर दिया है। इसके बाद शिवपाल की विधानसभा सदस्यता खत्म होने से बच गई है। इसी के बाद से चाचा भतीजे के एक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जसवंत नगर सीट से सपा के चुनाव नहीं लड़ने के संकेत देकर अखिलेश यादव ने चाचा के साथ रिश्ते सुधारने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया है। दरअसल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गहरी खाई हो गई थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों नेताओं के बीच सुलह की कई कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड, आम लोगों के 2,70,000 करोड़ डूबे, कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और शासन के 6 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, मोदी सरकार के 6 साल में 32,868 बैंक फ्रॉड हुए, जिनमें आम आदमी के 2,70,513 करोड़ रुपए थे।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि एक तरफ बैंकों की सेहत खराब हो रही है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार घोटालेबाजों का लोन बट्टे खाते में डाल रही है। वेणुगोपाल ने कहा, मोदी सरकार के 6 साल में बैंकों की दबाव वाली संपत्ति 16,50,000 करोड़ तक पहुंच गई और एनपीए 423% बढ़ गया। मोदी सरकार ने 6 साल में बैंक धोखाधड़ी करने वालों के 6,66,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। उन्होंने कहा, सबसे आश्चर्यजनक खुलासा 24 अप्रैल 2020 को आरटीआई के तहत मिले जवाब में हुआ। कोविड-19 संकट के बीच मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जतिन मेहता, विजय माल्या जैसे घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए। केसी वेणुगोपाल ने जीडीपी में गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी दर 27% तक पहुंच गई है। 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक हो गई। कोविड के बाद भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।